हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा, सांसदों के निलंबन पर बढ़ी रार, विपक्ष के विरोध में राज्यसभा सांसदों का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन, 70 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा। शुक्रवार को झांसी पहुंचा अखिलेश यादव का विजय रथ, रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन, झांकी के बाद लखनऊ रवाना होगी अखिलेश की विजय रथ यात्रा। जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। तमिलनाडु में सिंगापुर से लौटा शख्स भी कोरोना पॉजिटिव। कोर्ट की फटकार के बाद शुक्रवार से दिल्ली के सभी स्कूल बंद, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने लखीमपुर हिंसा में हुई किसानों की मौत पर चर्चा की मांग की है। 12 सांसदों के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्ष पर बीजेपी सांसदों ने निशाना साधा है। शुक्रवार को राज्यसभा के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सांसद मॉनसून सत्र में संसद में हुए हंगामे से संबंधित तख्तियां लेते हुए विरोध करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि संसद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि वहीं सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की ओर से आ रही प्रदूषित हवा दिल्ली को प्रभावित कर रही है। यूपी सरकार ने तर्क दिया कि यूपी के उद्योगों का धुआं दिल्ली की ओर नहीं आता। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगले शुक्रवार तक सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि गन्ने यानी चीनी और दूध के कारखानों को ज्यादा समय तक चालू करने की मांग को लेकर टास्क फोर्स कमेटी के समक्ष अर्जी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ वैसे वैसे हमारे लेन देन का तरीके में भी परिवर्तन आया। वस्तु विनिमय प्रणाली से धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक, आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। पीएम ने कहा कि पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नगद निकासी को पार कर लिया। बिना किसी भौतिक शाखा कार्यालय के पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता है और 1 दशक से भी कम समय ये आम बात हो सकती है। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम डिलाइटेड टू इनॉग्रेट द फर्स्ट इन्फिनिटी फोरम and welcome you all. Infinity Forum represents the immense possibilities that fintech has in India. It also shows the huge potential of India's fintech to provide benefit to the entire world. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार को विजय रथ लेकर झांसी पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले अखिलेश ने रोड शो किया। वहीं बता दें कि अखिलेश ने ललितपुर में रोड शो करते हुए जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में बुंदेलखंड से 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। हालांकि इस बार सपा यहां बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है।
पंजाब के सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सीएम चरणजीत चन्नी, प्रधान नवजोत सिद्धू और मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उन्हें पार्टी का हिस्सा बनाया। सिद्धू मूसेवाला की अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिससे भुनाने के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग के जरिए मूसेवाला को कांग्रेस में लाया गया। सिद्धू मूसेवाला पहले ही राजनीति में आने की इच्छा जता चुके हैं, तो मानसा से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। देश और दुनिया में बेमौसम बारिश होने से स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग ने मौसम के हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जवाद आ सकता है, जिसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र से वापस लौटने के लिए बोल दिया गया है। इस दरमियान तूफान जवाद को देखते हुए पीएम मोदी ने एक अहम बैठक भी की। मीटिंग के दौरान मोदी ने राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की प्रशिक्षण की। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में 4 दिसंबर को जवाद के पहुंचने की आशंका है। पहाड़ों की बर्फ ने पूरे यूपी को शीतलहर की चपेट में ला दिया है। गुरुवार को मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा मंडल के जिलों में बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 2 दिन में औसत तापमान 7 डिग्री तक नीचे आ गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। ऐसे में तापमान में कमी आने के साथ मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा। जल्द ही कड़ाके की ठंड शुरू होगी। दिल्ली और आसपास के इलाके दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश ने राहत देने का काम किया है। हालांकि प्रदूषण अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जबकि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बढ़ने की आशंका है। वहीं दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान गुरुवार को दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा छाए रहने की आशंका है। आंध्र प्रदेश सरकार विदेश से लौटे 60 लोगों में से 30 लोगों को ढूंढ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार को इन लोगों का RT-PCR टेस्ट कराना है। अफ्रीका से आए 9 लोगों को मिलाकर करीब 60 पैसेंजर पिछले 10 दिनों में विशाखापट्टनम पहुंचे, जिसमें से 30 अभी विशाखापट्टनम में ही हैं, जबकि बाकी 30 अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए लोगों में से कुछ लोग अधिकारियों के फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों को इनके लापता होने का डर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 और संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन्हें दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसमें 8 मरीज कोरोना संक्रमित है, जबकि 2 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार गुरुवार देर शाम तक विदेश से 7 फ्लाइट दिल्ली आई। इसमें आए करीब 3000 लोगों की जांच की गई। जांच के दौरान फ्रांस से आए 3 और लंदन से आया 1 मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के ट्विटर पर गुरुवार को अचानक बहुत सारे यूजर्स के फॉलोअर्स की संख्या घट गई। इनमें आम यूजर्स के साथ साथ कई बड़े सेलिब्रिटी और नेता भी शामिल रहे। कंपनी की तरफ से इसे लेकर ना तो कोई नई पॉलिसी घोषित की गई और ना तो यूजर्स की तरफ से ट्वीट्स के जरिए शिकायत करने के बावजूद फॉलोअर्स घटने की वजह बताई। इसके चलते यूजर्स के बीच ट्विटर पर ही इसे लेकर डिबेट शुरू हो गया। यूजर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि पराग अग्रवाल के ट्विटर का नया CEO बनने के बाद जानबूझकर फॉलोअर्स की संख्या कम की जा रही है। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी है। ऐसे में अयोध्या में आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए डीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 6 दिसंबर को किसी ने कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते डीएम ने शहर में 6 दिसंबर को मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि इस घटना को लेकर अयोध्या में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो कार 2 हिस्सों में बंट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच मैनपुरी के एक वृद्ध आश्रम का निरीक्षण करने सुलह अधिकारी देवेंद्र कटारिया पहुंची, जहां उन्होंने बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें ठंड से बचकर कहने की सलाह दी। साथ ही आश्रम में रहने वाले लोगों से उनकी परेशानी पूछकर उनका समाधान निकाला। वहीं आश्रम में रहने वाले कई लोग ऐसे थे जो अपने घर वापस नहीं जाना चाहते थे। मिली जानकारी के अनुसार आश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग को उसके परिवार वालों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाला। इस घटना की जानकारी मिलते ही सुलह अधिकारी ने उनके परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अयोध्या अवध विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षा समारोह 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस बात की जानकारी कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने दीक्षा समितियों के संयोजकों के संघ की बैठक में दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियों को अब जल्द पूरा करा जाए। वहीं कुलपति ने उपाधि और गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों की लिस्ट को जल्द से जल्द फाइनल करने के आदेश दिए। वहीं इस समारोह की शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। पहली बार 14 से 31 दिसंबर तक शिमला के होटलों में 80% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मौसम विभाग ने दिसंबर में बर्फबारी की संभावना जताई है। बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख करने वाले हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर पर इस साल शिमला और डलहौजी में 100%, जबकि मनाली और धर्मशाला में 80 से 90% ऑक्यूपेंसी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरपल न्यूज। हर पल आपके साथ।